हेलो स्टूडेंट्स, हम चीज़ सी कर चुके हैं। मैंने आपको सी लैंग्वेज कंप्लीट करवाई थी और सी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी हमारे पास अगर होंगे, किसी क्वेश्चन पेपर में आए होंगे तो वो भी हम उनको करेंगे, सॉल्व करेंगे उनको हम अलग से। और अब स्टूडेंट्स मैं आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा उन चीज़ों को आप नोट कर लेना अपने कॉपी पेन के साथ। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स क्योंकि सी प्लस प्लस करने से पहले जब हमने सी की थी तो हमने ये देखा था कि सी को हम बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज या प्रोसीजर लैंग्वेज बोल देते हैं। और हम सी प्लस प्लस को जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस होता है। उन डिफरेंसेस को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हमारी जो होती हैं वो फंक्शन ओरिएंटेड होती हैं, फंक्शन बेस्ड होती हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हमारी ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होती हैं, ऑब्जेक्ट कह लो या डाटा बेस्ड होती हैं। इसी तरीके से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में सिक्योरिटी फीचर अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स और डाटा को फोकस करते हैं, जबकि प्रोसीजर लैंग्वेजेस में हम सिर्फ मतलब फंक्शंस पे फोकस करते हैं। वहाँ पे फंक्शंस में हमें कैसे डिवाइड करना है हमारे प्रोग्राम्स को, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, हम सिर्फ उस पर ध्यान रखते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में हम डाटा की सिक्योरिटी, डाटा की हाइडिंग, इन फीचर्स पर भी फोकस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि सी प्लस प्लस को क्या हम प्रोसीजर लैंग्वेज कह सकते हैं तो मैं आपको कहूँगा यस। अब आप कंफ्यूज हो गए होगे कि प्रोसीजर लैंग्वेज सी है तो सी प्लस प्लस को हम प्रोसीजर लैंग्वेज क्यों कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो सी प्लस प्लस है ना वो पूरी तरीके से प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। हम कई बार ये भी पढ़ते हैं, हम ये कहते हैं कि जावा जो है, जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लेकिन सी प्लस प्लस प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। हम ऐसा बोलते हैं ना। इसका मतलब सिंपल यही हुआ कि जो मेरी सी प्लस प्लस है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। पूरी तरीके से वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हम सी प्लस प्लस को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं कह सकते। सी प्लस प्लस इज बोथ प्रोसीजरल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की क्या फीचर्स होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके कारण हम उस लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार पेपर में ये आ जाता है कि पहली प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी थी या पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी थी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी थी तो हम कहते हैं फोरट्रैन, FORTRAN, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इसी तरीके से कोई पूछे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी थी तो हम बोलते हैं सिमुला 67, SIMULA, सिमुला 67। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो स्टूडेंट्स पहली कैरेक्टरिस्टिक है डाटा अब्स्ट्रैक्शन। डाटा अब्स्ट्रैक्शन, तो डाटा अब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है? डाटा अब्स्ट्रैक्शन refers to the act of representing essential features without including the background details और explanations। तो स्टूडेंट्स किसी भी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर एसेंशियल फीचर्स को हम यूज़ करें, उसकी बैकग्राउंड डिटेल्स, उसकी बैकग्राउंड कम्प्लेक्सिटीज़ या बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशंस पे ध्यान न रखते हुए हम सिर्फ उसको यूज़ करें तो उसको बोलते हैं हम डाटा अब्स्ट्रैक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ स्टूडेंट्स। आप सभी मोस्टली कार चलाते हैं लोग, कार एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप तो बस ये देखते हो ना कि कार को कैसे ड्राइव करना है, कैसे उसका एक्सीलरेटर दबाना है, ब्रेक कैसे प्रेस करनी है, क्लच कैसे प्रेस करना है, लेकिन उसके अंदर बैकग्राउंड में क्या कम्प्लेक्सिटीज़ रही, किन कम्प्लेक्सिटीज़ में उसको तैयार किया गया, कैसे उसको बनाया गया, कैसे ये सारी चीज़ें बनाई गई, क्या मैकेनिज़्म है, उस पर हमें कोई खास मकसद की जरूरत नहीं है, हमें तो बस हाउ टू ड्राइव इस पे मकसद है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एसेंशियल फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशंस को हम छोड़ रहे हैं, तो इस फीचर को बोलते हैं हम डाटा अब्स्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स ये एक ऑब्जेक्ट की फीचर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम ऐसे ही करते हैं, जनरली ऑब्जेक्ट्स की हम एसेंशियल फीचर्स को यूज़ करते हैं, उसकी बैकग्राउंड डिटेल्स को हमें, बैकग्राउंड डिटेल्स से हमें कोई मकसद नहीं होता, ना ही हम उस पर कोई ध्यान रखते हैं। तो ये एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की। सेकंड स्टूडेंट्स, डाटा एनकैप्सुलेशन और डाटा हाइडिंग। स्टूडेंट्स ये एनकैप्सुलेशन बना है कैप्सूल से, एनकैप्सुलेशन,
एनकैप्सुलेशन बना है कैप्सूल से, कैप्सूल इसमें बीच में आ रहा है। स्टूडेंट्स आप सभी ने दवाई खाई होगी, कैप्सूल सुना होगा। कैप्सूल में हम कैप्सूल को यूं ही निगल लेते हैं, उसके अंदर क्या है वो हम कभी देखते नहीं हैं, तो वो अंदर वाली चीज़ हमेशा हाइड रहती है। तो इसलिए यहीं से इसका नाम डाटा एनकैप्सुलेशन और डाटा हाइडिंग पड़ा है। मतलब इस फीचर का यूज़ करके हम अपने डाटा की सिक्योरिटी कर सकते हैं, डाटा को हाइड कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, द रैपिंग अप ऑफ डाटा इनटू ए फंक्शन इज कॉल्ड डाटा एनकैप्सुलेशन और डाटा हाइडिंग। स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हर एक ऑब्जेक्ट की हर एक ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट की दो चीज़ें उसमें रहती हैं, एक तो उसकी एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, और दूसरा बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, अगर मैं कार की बात करूं, कार की प्रॉपर्टीज क्या है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसका मॉडल कौन सा है, कौन सी कंपनी की है, ये सारी तो प्रॉपर्टीज होगी, एट्रीब्यूट्स हो गए कार के। लेकिन बिहेवियर में क्या आ जाएगा कि कैसे वो चलती है, मतलब उसके वर्किंग प्रोसीजर क्या है, कैसे वो ड्राइव की जा सकती है, वो सारा उसका बिहेवियर आ गया। तो हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ बिहेवियर्स होते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो प्रॉपर्टीज को हम जनरली डाटा बोल देते हैं, प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, डाटा, और बिहेवियर्स को जनरली हम बोलते हैं फंक्शंस। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज में हम जनरली डाटा को हाइड करते हैं फंक्शंस के अंदर रैपअप कर देते हैं। रैपअप वर्ड आ गया यहाँ पे, टॉफीज होती है ना, टॉफ़ी को हम टॉफ़ी के बाहर रैपर लगा होता है, उस रैपर को पहले हटाते हैं, फिर हम टॉफ़ी खाते हैं। तो फंक्शंस की एक परत चढ़ी हुई है उस अंदर वाले डाटा के अंदर, डाटा को हमने रैपअप कर दिया फंक्शंस की हेल्प से। इस तरीके से मेरा डाटा हाइड हो गया। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं डाटा एनकैप्सुलेशन और डाटा हाइडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म स्टूडेंट्स दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस मॉर्फ, POLY, पॉली प्लस मॉर्फ, MORPH। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, मैनी फॉर्म्स। मतलब अगर मैं किसी भी सेम मैसेज को डिफरेंट वेज में कहूँ तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट किसी मैसेज को डिफरेंट वेज से रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट अलग अलग मेथड से रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे फीचर आ जाती है पॉलीमॉर्फिज्म। स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म में हम जो टेक्निकली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में, फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। स्टूडेंट ये जो ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट था ना, ये सी के अंदर तो था ही नहीं। सी में हमने कहीं पढ़ा ओवरलोडिंग? कहीं भी नहीं पढ़ा। देखिए C++ में वो पढ़ेंगे, तो क्योंकि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, प्रोसीजरल तो हम कहेंगे, मतलब मैं C++ को सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं कहूँगा, मैं C++ को प्रोसीजरल भी कहूँगा। तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म वाली फीचर भी है, मतलब इसमें ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या कह रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ प्रॉपर्टी बाय विच द सेम मैसेज कैन बी सेंड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ सेवरल डिफरेंट क्लासेस। वो इस तरीका है कि अगर हम सेम मैसेज को डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स के पास डिफरेंट वेज में पहुंचाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स इनहेरिटेंस जनरली हम अपनी आम बोलचाल में भी यूज़ करते हैं। हम हेरिडिटरी वर्ड यूज़ करते हैं कि किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम कह देते हैं हेरिडिटरी है, मतलब हेरिडिटरी का मतलब है उसके पेरेंट्स से उसको मिली है वो प्रॉब्लम। या कोई बच्चा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, उसके अंदर फीचर्स हैं, तो हम कह देते हैं कि उसके पेरेंट्स से उसको ये हेरिडिटरी है, मतलब उसके पेरेंट्स से उसको वो चीज़ मिली है। तो इनहेरिटेंस वर्ड भी वहीं से आया स्टूडेंट्स। टेक्निकली हम क्या करते हैं कि एक पेरेंट क्लास होती है, पेरेंट क्लास से जब हम नई क्लासेस को बनाते हैं, नई क्लासेस को ड्राइव करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो यही कह रहे हैं वो, इनहेरिटेंस इज द प्रॉपर्टी बाय विच वन क्लास ऑफ थिंग्स इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास ऑफ थिंग्स। मतलब जब एक ग्रुप ऑफ क्लासेस जब दूसरे ग्रुप ऑफ क्लासेस से कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेती है, ड्राइव कर लेती है, तो वहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है इनहेरिटेंस। तो जहाँ जिस क्लास से वो प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है उस क्लास को तो बोलते हैं पेरेंट क्लास, और जो क्लास पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज को ड्राइव करती है उस क्लास को हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट क्लास को जनरली हम सुपर क्लास भी बोल देते हैं, बेस क्लास भी बोल देते हैं, जबकि जो चाइल्ड क्लास होती है उसको हम सब क्लास भी बोल सकते हैं और ड्राइव क्लास भी बोल सकते हैं। हम आगे इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे अभी स्टूडेंट्स। अभी फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में क्या डिफरेंस होता है।
पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, बेस क्लास भी बोल सकते हैं, जबकि चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास बोल सकते हैं और ड्राइव्ड क्लास बोल सकते हैं। आगे चले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ें तो सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड बाय बजाज ट्रूस्टप एट AT&T बेल लैबोरेटरीज ऑफ USA इन 1980। स्टूडेंट सी की बात करें तो सी को डेनिस रिची ने डेवलप किया था, 1972 में डेवलप किया था और वो भी AT&T बेल लैबोरेटरीज में डेवलप की गई थी। सी प्लस प्लस को भी AT&T बेल लैबोरेटरीज ऑफ USA में डेवलप किया गया, 1980 में डेवलप किया गया और बजाज ट्रूस्टप ने इसको डेवलप किया। इट इज़ बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। स्टूडेंट्स ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सी को सिर्फ हम प्रोसीजरल कहेंगे, जबकि सी प्लस प्लस इज बोथ, ये प्रोसीजरल भी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि सी प्लस प्लस इज डैश डैश, नीचे फर्स्ट ऑप्शन था प्रोसीजरल लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन था बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। तो उसमें पहला वाला ऑप्शन जो प्रोसीजरल था वो भी ठीक नहीं है, दूसरा ऑप्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो भी ठीक नहीं है। यहाँ पे जो सुटेबल ऑप्शन है वो हम लिखेंगे। थर्ड ऑप्शन था बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो सही है। तो सी प्लस इज बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे सी प्लस सी से अलग डिफरेंट आई, वो हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट पहला डिफरेंस तो यही है कि सी को हम कहते हैं कि सी इज़ ए प्रोसीजरल लैंग्वेज, जबकि सी प्लस को हम कहते हैं कि वो बोथ है, वो प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। सी प्लस इज बोथ प्रोसीजरल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो पहला डिफरेंस तो यही आ गया। दूसरा, सी डज नॉट सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग। स्टूडेंट से हमने देखा था कि सी में जब हम फंक्शन पढ़े थे, हमने फंक्शन ओवरलोडिंग कंसेप्ट का कोई भी नाम का कुछ भी नहीं पढ़ा था, हमें पता ही नहीं था कि सी में कुछ फंक्शन ओवरलोडिंग नाम की क्या चीज़ होती है। तो सी डज नॉट सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग, जबकि सी प्लस सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग, क्योंकि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आ गया। सी में वो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट नहीं था, पॉलीमॉर्फिज्म इज द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, इसलिए सी प्लस में तो आपका पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है, सी में वो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए वहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग भी नहीं थी। सी प्लस में फंक्शन ओवरलोडिंग है। थर्ड ऑप्शन थर्ड डिफरेंस, सी डज नॉट सपोर्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सी में स्टूडेंट्स हमने एरेज पढ़े थे, पॉइंटर्स पढ़े थे, फंक्शंस पढ़े थे, स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, यूनियन पढ़े थे, लेकिन क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स तो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की फीचर्स हैं, तो सी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता ही नहीं, जबकि सी प्लस आपकी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि सी प्लस सपोर्ट्स क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। फोर्थ पॉइंट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उसमें लिखा है सी डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो मैंने बताया था कि ओवरलोडिंग का कंसेप्ट तो सी में है ही नहीं, चाहे मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करूं, चाहे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात करूं, चाहे फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करूं। तो सी डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जबकि सी प्लस आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप बस इतना समझ लीजिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब है किसी भी ऑपरेटर के बेसिक फीचर्स तो वही रखनी है, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स को और ऐड कर देना है। जैसे मान लो प्लस है, प्लस का साइन जनरली हम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन क्यों ना ऐसा हो जाए कि वो दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर दे। वैसे तो प्लस का साइन हम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन दो नंबर्स की बजाय अगर मुझे दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है तो वो हो जाएगा ओवरलोडिंग। मतलब उसकी बेसिक फीचर तो यही कि वो ऐड कर रहा है, लेकिन एडिशनल फीचर ये होगी कि दो नंबर की बजाय वो दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, सी डज नॉट सपोर्ट रिफरेंस वेरिएबल फंक्शनलिटी। तो सी में रिफरेंस वेरिएबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सी प्लस सपोर्ट्स रिफरेंस वेरिएबल फंक्शनलिटी। सी प्लस के अंदर हम रिफरेंस वेरिएबल्स बना सकते हैं, सी में रिफरेंस वेरिएबल्स हम नहीं बना सकते थे। इसका मैं स्टूडेंट्स आपको एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगा आगे की क्लास में, प्रोग्राम से आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस होता है सी और सी प्लस के बीच में। आगे चलें स्टूडेंट्स, हमने सी में कुछ इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज़ किए थे, जैसे कि प्रिंट एफ यूज़ किया था हमने, स्कैन एफ यूज़ किया था, गेट सी एच, गेट कैर, गेट्स है ना, पुट सी एच, पुट कैर, ऐसे कुछ फंक्शन हमने यूज़ किए थे इनपुट आउटपुट फंक्शन। सी प्लस में अगर हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करें पर्टिकुलर तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इन फंक्शंस को हटाना चाहूँ, ना यूज़ करना चाहूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं।
सी प्लस प्लस ने हमें कुछ एक्स्ट्रा दो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। वो दो ऑब्जेक्ट्स का नाम है सी आउट एंड सी इन ऑब्जेक्ट्स। पढ़ते हैं इसके बारे में स्टूडेंट्स। सी आउट ऑब्जेक्ट इज यूज टू डिस्प्ले एन आउटपुट और इन्फॉर्मेशन। अगर स्क्रीन पे मुझे कोई आउटपुट या कोई इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है तो मैं सी आउट यूज़ करूँगा। स्टूडेंट्स आपने सी में बहुत प्रिंट एफ यूज़ किया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं सी आउट को यूज़ करूँगा। और सी आउट के साथ हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो ये डबल लेस देन वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ये जो लिखा हुआ है डबल लेस देन सिंबल है ना। तो डबल लेस देन सिंबल इज ऑलवेज यूज विद सी आउट। डबल लेस देन सिंबल इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर और पुट ऑपरेटर। तो हमेशा सी आउट के साथ हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, इस ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं। इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर और पुट टू ऑपरेटर। ये हमेशा सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। तो सी आउट ऑब्जेक्ट जो है वो आपका आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। हम कह सकते हैं सी आउट ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द आउटपुट स्ट्रीम क्लास। आप लिख सकते हो सी आउट ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द आउटपुट स्ट्रीम क्लास। ठीक है, इसी तरीके से सी एन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो सी इन ऑब्जेक्ट इज यूज टू एक्सेप्ट एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अगर यूज़र से मुझे कोई इनपुट लेनी है तब हम सी आउट के बजाय सी इन ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। और सी इन के साथ ये जो सिंबल है डबल ग्रेटर देन वाला सिंबल यूज होगा हमेशा। तो डबल ग्रेटर देन सिंबल इज ऑलवेज यूज विद सी इन। डबल ग्रेटर देन सिंबल इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और गेट फ्रॉम ऑपरेटर। तो जो सी आउट के साथ हमने ऑपरेटर यूज़ किया था उसको बोलते हैं हम इंसर्शन ऑपरेटर और पुट ऑपरेटर। और जो सी इन के साथ यूज़ करते हैं उस ऑपरेटर को बोलते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और गेट फ्रॉम ऑपरेटर। स्टूडेंट्स ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सी इन ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द इनपुट स्ट्रीम क्लास। सी इन ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द इनपुट स्ट्रीम क्लास। और स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, सी आउट और सी इन के लिए मुझे एक स्पेशल हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। यहाँ पे सी प्लस में हम मोस्टली वही हेडर फाइल को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे stdio.h का रोल ख़त्म हो गया, हम उस फाइल को यूज़ करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे जो मैं हेडर फाइल को यूज़ करूँगा उसका नाम है IO, लिख लो IO stream STREAM IO stream.h। तो ये हेडर फाइल को मैं यूज़ करूँगा। इसका इसकी फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल IO stream.h। ठीक है, तो इस हेडर फाइल को हम इंक्लूड करेंगे सी आउट और सी इन के लिए। ये स्टूडेंट्स आपके लिए एक सिंपल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आ गया। सारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर सेम ही है, जैसा सी में हम करते थे वैसा का वैसा ही है, बस थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं, वो आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने लिखा हैश इंक्लूड IO stream.h। हम वहाँ पे लिखते थे हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ पे मैंने stdio.h की बजाय लिखा है IO stream.h, हैश इंक्लूड IO stream.h। तो इसी हेडर फाइल का हम C++ में यूज़ करेंगे। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स। दूसरी हेडर फाइल conio.h को ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। मेन फंक्शन एज यूजल हम जैसे सी में यूज़ करते थे वैसे ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मेन फंक्शन है यहाँ पे इंट a, b, c। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का भी वही तरीका है जैसे हम सी में करते थे। मैं बता रहा हूँ हर चीज़ वैसी की वैसी ही है, बस थोड़ी सी चीज़ें थोड़े से कंसेप्ट इसमें एडिशनली ऐड हो गए हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इसका नाम C++ रखा है। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है हमारा वैसे देखा जाए तो सी के अंदर प्लस प्लस का मतलब है सी तो है ही है, प्लस एडिशनल फीचर्स को हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आगे। फिर स्टूडेंट्स ये मैंने बता रखा है कि सी आउट इज आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, जबकि सी इन आपका इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। ये कमेंट्स में बता रखा है मैंने, कमेंट्स हम ऐसे ही देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने सी आउट लिखा है और सी आउट के साथ मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया है, इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ किया है। और यहाँ डबल कोट्स में मैंने लिखा है एंटर 2 नंबर्स। तो ये स्क्रीन पे मैसेज छोड़ देगा, एंटर 2 नंबर्स मैसेज डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। और स्टूडेंट्स लास्ट में मैंने लिखा है एंड एल। यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर आप कितनी मर्जी बार यूज़ कर सकते हो जैसा कि आपको आउटपुट में लिखना है। तो इंसर्शन ऑपरेटर के बाद मैंने लिखा है एंड एल। एंड एल का मतलब होता है स्टूडेंट्स एंड ऑफ लाइन। तो यहाँ पे आपकी एक लाइन खत्म हो जाएगी, आपका इंसर्शन पॉइंट ये मैसेज डिस्प्ले करने के बाद एंटर 2 नंबर स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करने के बाद आपका जो इंसर्शन पॉइंट होगा वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, तो सी इन में मैंने स्टूडेंट्स ए और बी दो वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेप्ट करवा लिया। मैंने लिखा है सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बी। अगर स्टूडेंट्स ए की स्क्रीन पे
आप एक से ज़्यादा आउटपुट्स या एक से ज़्यादा इनपुट्स को डिस्प्ले करते हो, एक से ज़्यादा इनपुट्स करवाते हो या एक से ज़्यादा आउटपुट्स करवाते हो एक सेम स्टेटमेंट के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम कास्केडिंग। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को मैं कास्केडिंग बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं दो इनपुट्स को इकट्ठे एक्सेप्ट करवा रहा हूँ, इसलिए ये कास्केडिंग है। अब स्टूडेंट्स मैंने सी के अंदर ए और बी का मल्टीप्लाइकेशन कर दिया, ए मल्टीप्लाई बी, और रिजल्ट को स्टोर करवा दिया हमने सी के अंदर। स्टूडेंट्स कई बार हमने देखा होगा कई बार एल वैल्यू और आर वैल्यू एरर आ जाता है, एल वैल्यू एंड आर वैल्यू एरर, वो इसी कारण आता है। अगर स्टूडेंट मैं स्टेटमेंट को उल्टा लिख दूँ, मैं ऐसे लिखूँ ए मल्टीप्लाई बी असाइनमेंट ऑपरेटर सी लिख दूँ तो वो गलत हो जाएगा, वहाँ पे आपको एल वैल्यू या आर वैल्यू एरर मिलेगा। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर कोई इस टाइप का एरर आ जाता है तो इसका मतलब मैंने एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं कुछ गलती रखी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मेरे पास रिजल्ट सी के अंदर आ चुका है। सी आउट में मैंने लिखा है रिजल्ट इज, फिर मैंने इंसर्शन ऑपरेटर दिया और सी की वैल्यू को वहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया जो भी वैल्यू आएगी। एंड एल आपका मैनिपुलेटर है, इसको मैनिपुलेटर बोलते हैं स्टूडेंट्स। एंड एल इज ए मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर का मतलब होता है जो मैनिपुलेट कर दे आउटपुट को। तो ये मैनिपुलेट तो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिजल्ट डिस्प्ले करने के बाद आपके इंसर्शन पॉइंट को नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा रहा है। तो एंड एल यहाँ पे एक मैनिपुलेटर का काम करेगा। लास्ट में स्टूडेंट मैंने गेट सी एच लिखा है, जैसा कि हम सी के प्रोग्राम्स में भी लिखते हैं, ये कोई ना कोई कैरेक्टर इनपुट करवाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस को हमने क्लोज कर दिया। तो सिंपल प्रोग्राम है स्टूडेंट्स, हमने सी में भी ऐसा प्रोग्राम बनाया होगा, बस हमने एक तो हेडर फाइल को चेंज किया यहाँ पे, और एक प्रिंट एफ स्कैन एफ की जगह हमने सी आउट और सी इन को यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा। ये डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंस आपको देखना है। और हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम सी के अंदर किए हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम आपके सी प्लस प्लस में भी बन सकते हैं, आपने बस थोड़ी सी कोशिश करनी है। और एक स्टूडेंट्स एक और चीज़ ध्यान रखना, जब हम सी में फाइल्स को सेव करते थे तो हम डॉट सी एक्सटेंशन रखते थे। जैसे मान लो मैंने एक फाइल को सेव किया और फाइल का नाम मैंने दिया XYZ, तो मैं फाइल को सेव करता था XYZ.C के नाम से, सी डॉट सी एक्सटेंशन होती थी सी की फाइल की। लेकिन स्टूडेंट सी प्लस प्लस में जब हम फाइल्स को सेव करेंगे तो हम एक्सटेंशन रखेंगे CPP। फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइल का नाम XYZ है, तो मैं फाइल को सेव करूँगा XYZ.CPP। आगे स्टूडेंट्स सिमिलरिटीज़ बता देता हूँ, सी और सी प्लस प्लस में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। सी और सी प्लस प्लस में कमेंट सेम है, कमेंट्स जैसे हम सी में लिखते थे वैसे हम सी प्लस प्लस में लिख सकते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी सेम है, वो हमने अभी देखा भी है कि कैसे प्रोग्राम बनाते हैं हम सी प्लस प्लस में, लगभग सेम है स्ट्रक्चर। आइडेंटिफायर्स के रूल्स भी सेम हैं। स्कोप एंड लाइफ ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स जो स्कोप एंड लाइफ ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स भी सेम है, जैसा कि सी में होता था वैसा ही सी प्लस प्लस में है। डाटा टाइप्स एंड टाइप मॉडिफायर्स भी वही हैं, जैसा हम सी में करते थे वैसे ही सी प्लस में करते हैं, बल्कि इसमें कुछ एडिशनल हम डाटा टाइप से यूज़ करेंगे, जैसे हम क्लासेस को यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, फंक्शंस, एरेज एंड पॉइंटर सब कुछ सेम है स्टूडेंट्स। फंक्शंस में एक नया कंसेप्ट आ जाएगा ओवरलोडिंग, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है ओवरलोडिंग। स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप डेफ हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, वैसा का वैसा आप सी प्लस में यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आपके सेलेक्ट स्टेटमेंट्स, इफ एल्स वगैरह, गो टू, लूप्स, इटरेटिव स्टेटमेंट, सारा कुछ सेम है। जैसे हम सी में यूज़ करते थे वैसा ही हम सी प्लस में यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और स्टोरेज क्लासेस स्टूडेंट्स हमने ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न के बारे में पढ़ा था, ये भी सेम की सेम सी प्लस में यूज़ होंगी, इनमें भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स सेम है, बस कुछ एडिशनल फीचर्स को हम इसमें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो असाइनमेंट है आपके लिए स्टूडेंट्स, यू शुड ट्राई ऑल द प्रोग्राम्स शोन इन प्रीवियस लेक्चर्स एंड सेव द फाइल विद एक्सटेंशन .cpp। तो आपने जितने भी प्रोग्राम अभी तक सी में बनाए थे, मैंने जितने भी प्रोग्राम आपको सी में करवाए हैं अभी तक, उन सभी प्रोग्राम्स को आपने सी प्लस में भी करना है, एक्सटेंशन आपने CPP देनी है। लेकिन आपको स्ट्रक्चर में वो हेडर फाइल्स लेनी है iostream.h, printf और scanf की जगह आपको सी आउट और सी इन का यूज़ करना है। तो वो सारे प्रोग्राम आपको यहाँ पे करके देखने हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, होपफुली आप ये करोगे, आपको समझ में भी आया होगा कि सी अगर आपने सी कर ली ना तो सी प्लस के इतने सारे कंसेप्ट तो आपके वैसे ही क्लियर हो गए। हम कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी सी में पढ़ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट जो चांस होगा हम क्लासेस से स्टार्ट करेंगे कि सी प्लस में क्लासेस कैसे बनती हैं, कैसे क्लासेस के लिए ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, और कैसे हम
उसकी प्रॉपर्टीज़ मीन्स डाटा को, और बिहेवियर्स मीन्स फंक्शंस को हम कैसे यूज़ करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ये तो सारी यूज़ होंगी फीचर्स, ये आपने सी में पढ़ ली, तो मैं इनको दोबारा सी प्लस में रिपीट नहीं करना चाहता, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो ये मैं आप सब पे छोड़ देता हूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। वीडियोस को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए। तो जितना ज़्यादा शेयर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।